मार्क के लिए ऑलरेडी पूछे वाला क्वेश्चन है जुलाई 2019 में, ओके। तो इस वजह से ये क्वेश्चन कराना महत्वपूर्ण बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, ओके। सबसे पहली चीज तो किरचॉफ लॉ कहता क्या है, बतलाओ। इन द थर्मल इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। ये इसका सिंपल स्टेटमेंट है। 1 मार्क का क्वेश्चन आया, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन क्या है, स्टेट करो बोला, तो सिंपली लिख देना इन द थर्मल इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, फिनिश। थ्योरेटिकल प्रूफ बोला, ठीक है, फॉर 3 मार्क। तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो सबसे पहली चीज आपने इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ओके। टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिए भी नहीं है ये, हाँ, आपने ड्रॉ करनी है इस तरह डायग्राम। ये इनक्लोज चैम्बर है जिसके अंदर हमने 2 बॉडीज बना दी है, राइट है। ये 2 बॉडीज है, हैंग किया इनको। एक बॉडी है ऑर्डिनरी बॉडी, एक बॉडी है परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ओके। तो यहाँ लिख देते हैं अपन उसको ऑर्डिनरी बॉडी, और एक है एरो, ऐसे नहीं देते, ऐसे देते एरो, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, यहाँ आ जाओ, राइट है। इस तरह से आप इसको क्लोज कर लीजिए। आपने 2 बॉडीज लिया, ओके। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है कि ये दोनों बॉडीज किस तरह की है। तो पॉइंट नंबर 1, कंसिडर 2 बॉडीज A एंड B, ठीक है। बॉडी A इज एन ऑर्डिनरी बॉडी while body B is perfect black body। सिंपल थ्योरी, इतना तो लिखेंगे ना, 4 लाइन 3 लाइन भर जाएंगे आपके। कंसिडर 2 बॉडीज इनक्लोज्ड इन अ चैम्बर, कंटेनर, या फिर कुछ भी बोलना है आपको, बॉक्स, कुछ भी बोल सकते, ठीक है। बॉडी A एंड B, कंसिडर 2 बॉडीज A एंड B closed in a container in a chamber। body A is ordinary body while body B is black body, finish। अब आपको देखो R जो रहेगा वो हमारा रेडिएंट पावर रहेगा ना, इमेसिव पावर, इमेसिव पावर, राइट ना। R इमेसिव पावर ये रहेगा ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, इमेसिव पावर फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, राइट है। और ये रहेगा इमेसिव पावर फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी या ब्लैक बॉडी, सिर्फ ब्लैक बॉडी में लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, राइट है ना, ओके। Q जो रहेगा वो हीट सप्लाइड रहेंगी, ये हीट इंसिडेंट बोल सकते हैं आप इसको, इंसिडेंट रहेंगी, ठीक है। और QA जो रहेगा वो हीट एब्जॉर्ब रहेंगी, ठीक है। और A जो रहेगा वो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बर रहेगा। तो आप इतने कंसिडरेशन तो कर सकते हैं, डायग्राम बनाए, एक थ्योरी का पॉइंट लिखे, और सेकंड पॉइंट के अंदर हमने यहाँ पर कुछ कंसिडरेशंस लिख दी, कौन क्या है ये बता दिया। तीसरे पॉइंट के अंदर फॉर, क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को, जाइए उठकर क्लास से, नहीं तो बातें करना है तो मत बैठो यहाँ पर। फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए हम थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या मानते हैं कि इमेसिव पावर जो रहेगा वो इक्वल रहेगा हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी से, ठीक है। सिंपली सुनो, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, तीसरा पॉइंट, एक चौथा पॉइंट, बस 2 ही पॉइंट करना है, 3 नंबर फिनिश यहाँ पर। सुनो, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, थोड़ा समझो, ठीक है ना, मैं कैसे लिखा रहा हूँ। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ऑर्डिनरी बॉडी इज इक्वल टू हीट रेडिएट्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये थ्योरी लिखने का क्या कंसेप्ट हमने बताया यहाँ पर कि एब्जॉर्ब जितनी हीट हो रही उतनी रेडिएट हो जाएगी, राइट है ना। जितनी एब्जॉर्ब हो रही उतनी रेडिएट हो जाएगी, इस तरह से जितनी हीट बॉडी ले रही उतनी दे दे रही, ऐसा बोलना चाह रहे हैं उसको, एक्चुअली समझ रहे हो क्या। हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज इक्वल टू हीट रेडिएट्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। किसके लिए बात थी ये, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, राइट है बच्चों। QA यानी एब्जॉर्ब हीट कितनी हुई,
इज इक्वल टू Q अपॉन AT को बोलते हैं अपन इमेजिव पावर ना। क्लियर होगा क्या? ये बन गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकंड है ये पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर? सेम फॉर ऑर्डिनरी के बाद फॉर ब्लैक बॉडी, ठीक है ना, फॉर ब्लैक बॉडी। अब उसके लिए क्या बोलेंगे? सेम हीट एब्सॉर्ब्ड बाय ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू हीट रेडिएट्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। स्टेप याद हो रहे ना? अब नेक्स्ट यहाँ पर क्यू ए आपने सेम लिखा इस तरह से, और इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए डी को अपन आर लिखेंगे और बी लगा देंगे ब्लैक बॉडी के लिए। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए ओ लगा सकते चाहे तो, या फिर सिर्फ छोड़ दो आर। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए अपन कंसिडर करें सिर्फ आर। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए कंसिडरेशन में सिर्फ आर लिए थे। इमेजिव पावर फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, इमेजिव पावर फॉर ब्लैक बॉडी के लिए आर बी लिए, उसके आर बी लिखा, राइट है क्या? नो प्रॉब्लम। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 तो आपको समझ में आ ही गई है। ठीक है ना? अब थ्योरी सुन, किसकी थ्योरी का लिखना है? पहले कंसीडर करे थे बॉडी ए बी है, एक ऑर्डिनरी है, एक ब्लैक बॉडी है, राइट है। फिर उसके बाद हमने ये कंसीडर किए थे, ये सारा कंसिडरेशन किया था, राइट है। फिर पॉइंट नंबर 3 जब हमने शुरू किया तो वहां पर लिखा फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, कॉमा दिया, फिर लिखा हीट एब्सॉर्ब बाय द ऑर्डिनरी बॉडी इज इक्वल टू हीट रेडिएट्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट हीट रेडिएट्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सेम जो हमने वर्ड्स बोले उसको यहाँ लिखे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया, यहाँ तक कर दिया कंप्लीट। फिर फॉर ब्लैक बॉडी की बात करें, फिर कॉमा दिया वहां पर, फिर हमने लिखे हीट एब्सॉर्ब बाय द ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू हीट रेडिएट्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट है क्या? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बन गई यहाँ पर, इजी है। ओके, अब तो बहुत आसान बन गया। हीट एब्सॉर्ब का फॉर्मूला क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन से याद करो थोड़ा सा। हीट एब्सॉर्ब का फॉर्मूला Q देखो, Q अपॉन में Q A अपॉन Q इज इक्वल टू A था क्या? एब्सॉर्ब कितनी हुई, टोटल कितनी थी, राइट है। ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्बर है, एब्सॉर्प्शन। ओके, मुझे Q निकालना है, अगर Q A निकालना है तो कितना हो जाएगा बोलो? A इंटू Q हो जाएगा। Q A क्या हो जाएगा? A इंटू Q। तो मैं Q A की जगह क्या लिख सकता हूँ? बोलो A इंटू Q, यहाँ लिख सकता हूँ मैं A इंटू Q इज इक्वल टू R। सही है ना? इक्वेशन नंबर 1 को ऐसा लिख सकता हूँ, और बेहतर ये रहेगा कि इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दूँ मैं, ठीक है ना। सिंपली यहाँ पर ही मैं इक्वेशन नंबर 2 इसको दे देता हूँ। Q A की जगह लिख सकता हूँ मैं A इंटू Q इज इक्वल टू R D, इक्वेशन नंबर 2, राइट है क्या? Q इंटू क्या लिख सकते हैं? A इंटू Q लिख सकते हैं, राइट है क्या? अब सुनो बच्चों, हमारे पास ब्लैक बॉडी की बात करेंगे अगर, तो ब्लैक बॉडी में कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो रहता है वो 1 रहता। कल प्रूफ करे थे बात को, मैंने बताया था ब्लैक बॉडी केस में वो पूरी हीट एब्जॉर्ब कर देती, बाहर जाने देती नहीं। परफेक्ट ब्लैक बॉडी कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बर कितना रहता उसके लिए? 1 रहता। तो क्या बनेगा? 1 लिख दिया यहाँ पर अपन ने, Q इज इक्वल टू RB, बस इतना ही रहेगा इसके लिए तो। और इसके लिए जो रहेगा ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, वो तो साथ में A आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ओके, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। कौन से? ऑर्डिनरी बॉडी वाली और परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो ऑर्डिनरी बॉडी वाली जो थी तो वो क्या थी हमारे पास? अभी देखिए हमने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 2। तो इक्वेशन नंबर 1 AQ थी, और इसके लिए थी Q थी सिर्फ, और इज इक्वल टू इधर R था, इधर RB था। बच्चों दोनों कैंसिल, यहाँ A बचा। अरे बाबा, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन क्या रहता? R अपॉन RB, इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। E हो गया प्रूफ। रिपीटिंग वंस, ठीक है, एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, पूरा डेरिवेशन समझा रहा हूँ, थ्योरी नहीं समझाऊंगा। थ्योरी आपको समझ में आ गया कैसे लिखना है। ध्यान दे देना। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 क्लियर है। पॉइंट नंबर 3, फॉर द ऑर्डिनरी बॉडी हीट एब्सॉर्ब बाय द ऑर्डिनरी बॉडी इज इक्वल टू
हीट रेडिएट्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। थ्योरी लिखे, हाँ जो बोल रहा हूँ मैं जुबान से थ्योरी ऊपर लिखे, फिर ये लिखे। ओके, क्यू ए को लिख सकते ए क्यू, डायरेक्ट लिख दो। क्यू ए को लिख सकते ए क्यू, फॉर्मूला बतला है कहाँ से है, बट डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर, ठीक है ना। क्यू ए को ए क्यू, ये क्या था सफिक्स में था, अब ये इनटू में, ठीक है ना, इज इक्वल टू, और इसको लिख सकते हैं आर। और ये ऑर्डिनरी बॉडी की बात चल रही है, ऑर्डिनरी बॉडी, तो उस वजह से ऐसा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 फॉर द ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी की बात चल रही है, तो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब पर इज इक्वल टू हीट रेडिएट्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसका लिख सकते हैं ए इंटू क्यू इज इक्वल टू आर बी, ब्लैक बॉडी के लिए आर बी ली, हाँ, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, यहाँ 1 नहीं है बेटा, यहाँ कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, यहाँ 1, ब्लैक बॉडी के लिए 1 होती है, कल प्रूफ करा था हमने इसको। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू 1 मिल गया हमको, तो यहाँ क्या बन गया, क्यू इज इक्वल टू आर बी, इक्वेशन नंबर 2। अब स्टेप नंबर 5 में, ठीक है, डिवाइड कर रहे इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, ए क्यू इज इक्वल टू आर, और इक्वेशन 2 क्या है, Q इज इक्वल टू आर अपॉन बी, राइट है, क्यू क्यू कैंसिल, ए इज इक्वल टू, फिर यहाँ लिख दिया आपने आर अपॉन आर बी क्या होता है, ई होता है, स्मॉल ई होगा फिनिश। और यहाँ पर स्टेटमेंट इन थर्मल इक्विलिब्रियम द कोएफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, फिनिश। डायग्राम बनाया आपने, इस तरह से पूरा प्रूफ कर दिया। थ्योरी लिखना नहीं भूलना, जो मैं थ्योरी सिखा रहा हूँ वैसे मन से बना कर लिखना। 2 बॉडीज है, ए बी, ब्लैक बॉडी ऑर्डिनरी बॉडी, कौन क्या है, इसके अंदर जो अपने फार्मूला था उसको थ्योरी में बोले, इसके फार्मूले को थ्योरी में बोल दे, यहाँ डिवाइडिंग कर रहे इक्वेशन को, और लास्ट में ये प्रूफ जो हुआ वो लिख देने का, कोएफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। ओके, क्वेश्चन कैसा, स्ट्रेट एंड प्रूफ किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। तो स्ट्रेट करने का भी है इसमें, सबसे पहले स्ट्रेट कर देना, स्ट्रेट करना है इसके बारे में बता देना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, तो ये टॉपिक कल छूट गया था हमारा। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो एग्जाम में बार बार पूछते रहता है, ठीक है ना। इसे कहते हैं आप स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। डायग्राम सिंपल, थोड़ा सोचो। यहाँ पर हमने एक कल लॉ सीखा था, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, मैक्सिमम वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट है क्या, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। यहाँ सोचो जरा भाई, जैसे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, यहाँ वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और यहाँ वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, राइट है क्या। इमेसिव पावर वहां पर मैक्सिमम है, वेवलेंथ मैक्सिमम कब बनती, जैसे समझाता मैं, ठीक है ना। वेवलेंथ का मैक्सिमम बनना मतलब अगर वेवलेंथ ऐसी है, ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, अगर इसके मुकाबले में वेवलेंथ की ये इस तरह से है तो मिनिमम वेवलेंथ है, यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली रहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है, तो यहाँ समझा रहा था मैं आपको। तो यहाँ पर आपको डायग्राम ड्रॉ करो बोल के 2 नंबर के लिए पूछता, तो पहले आपने देख लेना बेटा, यहाँ पर एक 3000 केल्विन के लिए आपने क्या किया, रेडिएशन लिया, तो वो रेडिएशन की जो वेवलेंथ बनेंगी वो कुछ इस तरह से एक बड़ी वेवलेंथ बनेगी। बड़ी वेवलेंथ का मतलब क्या है, देखो ये ज़्यादा दूर तक जा पा रही है, ऐसे ये समझाना चाहता है, समझ रहे हो। फिर 4000 बढ़ाया तो वेवलेंथ छोटी हो गई, फिर 5000 बढ़ाया आपने तो फिर वेवलेंथ और छोटी हो गई, और उसके बाद जो है तो फाइनली आपके पास 550 की 5500 तक लेना है अपने, 3000 4000 5000 5500 ऐसे याद रखो, 3 4 5 5.5 6 नहीं लेना है, ठीक है ना। 3 4 5 5.5, बस जितना अपन टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं उतनी वेवलेंथ शॉर्टेज हो रही है। टेम्परेचर कहाँ बढ़ रहा है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेडिएंट पावर बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है ना। क्लैरिटी आ रही है क्या, रेडिएंट पावर बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेडिएंट पावर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब हमारी वेवलेंथ शॉर्टेज हो रही है, राइट है क्या। तो इसके बारे में अगर आपको थ्योरी लिखना है तो 2 पॉइंट लिख देना, ठीक है। सबसे पहली चीज यहाँ पर जो हमारी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, थ्योरी लिखने का। फॉर द रेडिएशन, हीट रेडिएशन, द मैक्सिमम वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एज वेवलेंथ बिकम शॉर्टर, जैसे वेवलेंथ शॉर्टर बनती जा रही है, तो जैसे ऊपर जाएंगे ना शॉर्टर बनती है वेवलेंथ, राइट है ना, ये शॉर्टर बनती है। अपने लग रहा है हाइट बढ़ रही बोलकर उसकी, मतलब वेवलेंथ शॉर्ट हो रही और टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, ये देखो ऊपर, समझ रहे हो ना। तो टेम्परेचर, ये रेडिएंट पावर बोलो या टेम्परेचर बोलो चलेगा। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस वेवलेंथ बिकम शॉर्टर,
ठीक है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेडिएंट पावर ऑल्सो इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ा तो रेडिएंट पावर बढ़ेगा। एज रेडिएंट पावर इंक्रीजेस वेवलेंथ बिकम्स शॉर्टर, शोन इन डायग्राम। फॉर द डिफरेंट टेम्परेचर देयर इज डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। फिनिश, 3 लाइन, ठीक है ना। पहला पॉइंट, फॉर द हीट रेडिएशन maximum wavelength is inversely proportional to absolute temperature. Okay. Second point, as the temperature rises means radiant power increases, temperature बढ़ा radiant power increase, okay, and wavelength becomes shorter, और wavelength क्या होने लगी, shorter होने लगी, right है। temperature बढ़ा तो wavelength क्या होने लगी, shorter होने लगी। point number 3, okay, for the different temperatures वेवलेंथ इज डिफरेंट, शोन इन फिगर। देखो ना, ये टेम्परेचर के लिए वेवलेंथ ये है, ये टेम्परेचर के लिए वेवलेंथ ये है, इस टेम्परेचर के लिए वेवलेंथ ये है, और इसके लिए वेवलेंथ ये है। सिंपल डायग्राम बना सकता है, कंफ्यूज मत। इधर प्लॉट करो वेवलेंथ को, इधर प्लॉट करो टेम्परेचर, रेडिएंट पावर। समझ रहे हैं ना? 100%। बढ़े आगे। अब न्यूमेरिकल्स। अच्छा, न्यूमेरिकल से पहले ना प्रीवियस थ्योरी जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है ना, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। एट द ऑल टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर जितना रेडिएट्स होता है उतना ही टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता है, एक्सेप्ट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। याद है किसी को? है ना। एट द ऑल टेम्परेचर बॉडी रेडिएट्स एंड एब्जॉर्ब सेम अमाउंट ऑफ हीट एक्सेप्ट एब्सोल्यूट जीरो। तो प्रीवियस थ्योरी को अपन क्या करेंगे यहाँ पर डिस्क्राइब, जिस तरह से कल करे थे अपन ने उसको थोड़ा सा और यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। सिर्फ एक एक लाइंस को आपको उसमें ऐड करना है, क्या लाइन ऐड करना है मैं तो समझा दूंगा, ठीक है, किस तरह से एक्सप्लेन करना है। कल जिस तरह करा था सेम रहेगा, एक लाइन कौन सी ऐड करना है जो आप ऑलरेडी जानते हैं, सिर्फ उसको लिखना है, ठीक है। सुनो, तो प्रीवियस थ्योरी क्या थी, एवरी बॉडी एब्जॉर्ब एंड रेडिएट्स हीट एट द सेम टाइम एट द ऑल टेम्परेचर्स एक्सेप्ट एब्सोल्यूट जीरो, है ना। 0 केल्विन के ऊपर उन्हें कुछ भी नहीं करती, बाकी सब पे उन्हें जितनी हीट एब्जॉर्ब करती उन्हें वही टाइम पर हीट को रिलीज भी करती, ये प्रीवियस थ्योरी कहती थी, राइट है ना। ओके, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। अभी तो अपन ने क्या दिया, अभी इसका ये हाँ स्टेटमेंट दिए, अभी एक्सप्लेनेशन दे रहे। तो पहले बॉडी ए बनाया अपन ने, कल याद है क्या, यहाँ पर आपने एक हॉट बॉडी लिए, है ना, और दूसरे में यहाँ पर कोल्ड बॉडी, और यहाँ पर सेम, ओके। हॉट बॉडी और सराउंडिंग कैसा है इसका, कोल्ड, और ये कोल्ड बॉडी और सराउंडिंग हॉट, और यहाँ पर सेम, दोनों का टेम्परेचर सेम, ओके। यहाँ लिखा था फिर हम नीचे, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज सेम एज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। लिखा था क्या, ये हमने 3 पॉइंट्स लिख दिया था। ये क्लोज चैम्बर के, ये सराउंडिंग इसको माना गया, बाहर वाले हिस्से को, ठीक है ना, इस तरह से। हमने यहाँ पर ये बात लिखी थी थ्योरी के अंदर, जो अपने बोले ना, ये इसके अंदर वैसे लिखने का। केस नंबर 1, केस 1 3 नंबर में एक कैसा रहता है कि हमने डायग्राम बनाया, फिर हमने क्या करा, यहाँ पर थोड़ा इसका डायलॉग दे दिए, फिर हमने केस 1 लिखा, उसमें थ्योरी लिखा, उसको मार्क्स काटने का चांस ही नहीं मिलता था यार, उसने केस बना के भी लिखा बोलता वो, फिर इसके लिए 1 दे दिया, इसके 1 इसके 1 था, 3 नंबर के ऊपर है। सुनो, इन द केस 1 द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज हायर और ग्रेटर देन द सराउंडिंग, सिंपल पॉइंट बन गया। सो बॉडी क्या करेंगी, हीट को एब्जॉर्ब करेंगी या रिलीज करेंगी, तुम बताओ यहाँ पर। बॉडी हीट को रिलीज करेगी, सो बॉडी विल रेडिएट्स हीट या इमिट द हीट या रिलीज द हीट, ओके, ग्रेटर देन एब्सॉर्ब। देखो सुनो, प्रीवियस थ्योरी ने क्या बोली थी, एब्सॉर्ब भी करती और क्या करती, रिलीज भी करती, ये प्रीवियस थ्योरी का बोलना था। हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब भी और रिलीज भी। तो यहाँ पर मुझे बताओ, इन्हें क्या करें, रिलीज कर रही है ना, ज्यादा टेम्परेचर रहने की वजह से बॉडी का, सराउंडिंग को क्या करेंगी, हीट उन्हें रिलीज करेंगी, लेकिन सेम टाइम पर उन्हें एब्जॉर्ब भी तो करेंगी ना हीट, क्योंकि प्रीवियस थ्योरी का कहना था एब्जॉर्ब भी करती बोलकर, रिलीज करते थे एब्जॉर्ब भी करेंगे। तो हमें एक बात पता है कि इन्हें जितना रिलीज करेंगी वो बहुत ज्यादा रहेगा और एब्जॉर्ब बहुत कम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें हॉट है। तो हमने एक वर्ड जो कल मिस कर दिया था, वो क्या बोलना है आपको, बस इतना ध्यान रखो। मेरे को बाद में याद आया आपका वीडियो जब मैं देख रहा था स्लाइड करते करते कि भाई कुछ उसके अंदर एरर है क्या, तो अचानक याद आया कि यार प्रीवियस थ्योरी के बेसिस पर हम ये बात कह रहे हैं
तो प्रीवियस थ्री का तो कहना है कि वो क्या करती, रिलीज भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती। हमने तो यहाँ क्या कह दिया कि रिलीज करती है, यहाँ एब्जॉर्ब करती है, यहाँ कुछ नहीं करती। ये तो गलत हो गया। फिर सही क्या है, एब्जॉर्ब बिल्कुल इन्हें रिलीज ही करेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ क्या करेंगे, एब्जॉर्ब भी करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्री, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्री, बॉडी विल रेडिएट्स द हीट बट इट एब्जॉर्ब लेस हीट। इन्हें एब्जॉर्ब कम हीट करेंगे, ज्यादा हीट रेडिएट्स करेंगे। यहाँ पर एब्जॉर्ब ज्यादा करेंगे और रेडिएट कम करेंगे। ठीक है, अब सेकंड वाले में सुनो, अगर ये समझा, ये इसकी थ्योरी समझ गए तो इसको भी लिख सकते हैं। इन केस नंबर 2, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज लेस देन सराउंडिंग। सराउंडिंग से कम है ना, सराउंडिंग का ज्यादा है। ओके, देन बॉडी विल एब्जॉर्ब ग्रेटर हीट, बॉडी विल एब्जॉर्ब ग्रेटर हीट एंड रेडिएट्स लेस हीट। उन्हें हीट को रेडिएट जो करेंगे वो कम करेंगे, एब्जॉर्ब ज्यादा करेंगे। यानी ठंडी है ना, तो 99% समझ लो एब्जॉर्ब कर रही बाहर की हीट, 1% रिलीज कर रही। दिमाग में बोलता अपना ये क्या भाई, ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, ठंडी है तो एब्जॉर्ब ज्यादा करेंगे बाहर की हीट को नहीं। और यहाँ पर क्या होगा, इन्हें ऑलरेडी हॉट है तो इन्हें क्या करेंगे, रिलीज ज्यादा करेंगे। अब अपने दूसरा बोलने का है, ज्यादा रिलीज कर रही, तो रिलीज का उल्टा क्या है, एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब के बारे में कम बोल देने का, उसका रिवर्स करो। यहाँ ज्यादा कर रही है अगर एब्जॉर्ब, तो फिर रिलीज कम कर रही, सही है ना। अच्छा, यहाँ पर दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब एंड सेम अमाउंट ऑफ हीट विल रिलीज बाय द बॉडी। तो अब सेम अमाउंट ऑफ हीट क्या होंगे, एब्जॉर्ब भी हो रही, सेम रिलीज भी हो रही, मतलब ना हीट बढ़ रही ना हीट कम हो रही। यहाँ पर कम ज्यादा हो रही हीट क्योंकि ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही, तो चेंजेस आ रहे हैं। और यहाँ पर रिलीज हो रही तो चेंजेस आ रहे हैं। ये कब तक इनका प्रोसेस चलते रहेगा, जब तक के बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम नहीं बन जाता। प्रोसेस विल कंटिन्यू until the temperature of surrounding and temperature of body becomes same। ये प्रोसेस तब तक चलेंगे, in this case also same। ठीक है, यहाँ क्या बोल सकते हैं अपन, in this case 3 temperature of body and temperature of surrounding is same, that's why heat radiates and heat absorbed by the body is same। okay, means body is in thermal equilibrium। okay, there is no heat absorbed and there is no heat radiates। मीनिंग हो रहा है उसका ये, राइट है ना। तो यहाँ पर आपने ऐसे एक्सप्लेन कर लेना है प्रीवियस थ्री को। अब यहाँ पर आते रहे बच्चों इमेजिव पावर के अंदर। अच्छा, न्यूमेरिकल शुरू हो गए, अब थ्योरी का पूरा पार्ट खत्म। न्यूमेरिकल तो इतने आसान है ना, सिर्फ आपने क्या करना है, फॉर्मूले से गिवन डेटा निकालना है। मैं आपको न्यूमेरिकल चुटकियों में सिखा दूंगा, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दो मेरी तरफ, इंशाल्लाह ये आखिरी पार्ट है अपना, फिर आप 12:30 बजे तक न्यूमेरिकल पूरे फिनिश हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन आप लोग साथ दे दो, नहीं तो फिर 1 बजे आने के लिए मुझे मसला नहीं है, मैं तो कंप्लीट करा के छोड़ता हूँ, तुमको पता है ना ये चीज़। लेकिन आप लोगों को जो है तो मेरा साथ देना है। The immersive power of a sphere of a area, भाई एरिया बोले तो एरिया ही रहता ना। अब इसके लिए भी तो कोई नया बनता नहीं कुछ। 0.02 मीटर स्क्वायर, सिंपल। 0 इज इमिसिव पावर बोला उसने, ठीक है ना। तो इमिसिव पावर क्या है, 0.5। मैं कलर ही चेंज कर दूंगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट्स बाय द स्फेरिकल सरफेस। हीट कितनी रेडिएट हुई, याद है ना, Q/AT = R था। हीट रेडिएट्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट, मतलब हीट रेडिएट कितनी, ये पता करना है, Q पता करना है, हीट रेडिएट्स पता करना है ना। ओके, बाय द स्फेरिकल सरफेस इन 20 सेकंड। टाइम कितना दिया, 20 सेकंड। सिंपल है ना फॉर्मूला। देखो R की वैल्यू दिया क्वेश्चन में, R कितना दिया, 0.5, ठीक है। केल्विन कैलोरी पर सेकंड, केल्विन कैलोरी पर सेकंड, ओके ना, केल्विन कैलोरी पर सेकंड, ओके। आर क्यू की वैल्यू पता करना है, अपन एरिया कितना दिया, 0.02, ओके, टाइम 20, तो क्यू पता करना है, तो क्यू = 0.5 × 0.02 × 20, राइट है क्या। अब ध्यान दो,
यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, इसको हम 5 दूनी 10, 10 यहाँ पर 10 लिख देते हैं। यहाँ पर पॉइंट 1 2, सिंपल इसको पॉइंट्स हटा दो ना, सिंपल कर दो इसको, पॉइंट्स हटा दो इसके। यहाँ पर 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और 10⁻³ एक यहाँ से निकालो और इंटू में 20 था क्या, हाँ 20। यहाँ कितना होगा, 2 0 एज इट इज, ये 0 0 और 2 एकम 2, राइट है, 10⁻³ अब इसको -3 को अंदर लाए तो 0.2 हो जाएंगे, राइट है क्या। जूल, हीट जूल में आएंगे, राइट है जी, जूल। किलो कैलोरी बोल सकते हैं, जूल है वो। तो आंसर कितना आ रहा है इसका, 0.2। यस, फॉर्मूला क्या, रेडिएट्स R = Q/AT। तो ये आएगा जूल में, अपॉन में ये आएगा आपका मीटर स्क्वायर में, ये आएगा सेकंड में, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। ये तो आपका वैट होता है ना, वैट पर मीटर स्क्वायर हो सकता है यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे यूनिट कन्वर्जन को। हाँ, आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया जहाँ पर अपने को स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है ना। 3 मार्क का क्वेश्चन, सिंपल है, पहले समझो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ पता करना है, ठीक है ना। मैक्सिमम वेवलेंथ का पता है ना फॉर्मूला, लैम्बडा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। लैम्बडा मैक्स = हम लेते हैं यहाँ पर b एक कांस्टेंट रहता है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, b/t, है ना। इक्वल करे तो b लगेगा वहाँ पर। ओके, हमारे पास वैल्यू दिया b की अवेलेबल है क्या, हाँ b की वैल्यू अवेलेबल है। सर टेम्परेचर की वैल्यू अवेलेबल है, हाँ टेम्परेचर की वैल्यू अवेलेबल है। इन दोनों का डिवाइड करने से जो लैम्बडा मैक्स मिल रहा है अपने को डिवाइड करने के बाद, ठीक है, उसका आंसर आ रहा है ये अपने पास कितना आ रहा है, 4.99 10⁻⁻⁷, राइट है क्या, मीटर। यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन है क्या पूछा, इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू लाई। कौन, अब ये जो अपने को मैक्सिमम वेवलेंथ जो भी मिल गई अपने को, ये वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से सेशन में रहती। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखो जरा, ये सारे हमारे गामा रेज जो रहती तो ये वेवलेंथ में रहती, राइट है, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, और यहाँ पर ये जो सेक्शन बनाया है ये विजिबल लाइट का है। और विजिबल लाइट की वेवलेंथ क्या है देख लो जरा, 4⁻⁻⁷ से 7⁻⁻⁷ तक, राइट है क्या, 4 से 7 तक है। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, 4.9 आ रहा है 10⁻⁷, मतलब विजिबल लाइट के अंदर रहने वाली हमारी ये वेवलेंथ। तो हमने कमेंट कर दिया, दिस वैल्यू लाई इन द विजिबल रीजन, फिनिश। 3 नंबर के लिए इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़े आसानी से जाने वाले क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो 3 नंबर के लिए अगर आ जाए एग्जाम में, मैं तो समझता हूँ बच्चों की किस्मत। एक ही फॉर्मूला, इजी फॉर्मूला, यही फॉर्मूला, लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब इजिकल टू कर दिया तो b/t, b की वैल्यू कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दूंगा, ठीक है ना। पहले क्या दिया क्वेश्चन में, बोला देखो फाइंड द टेम्परेचर, टेम्परेचर पता करना, तो टेम्परेचर भेजो, और b/, में क्या हो जाएगा, लैम्बडा मैक्स। अच्छा, इसका वैल्यू कांस्टेंट है, ओके ना, क्वेश्चन दे दिया b की वैल्यू, राइट है क्या। अब लैम्बडा मैक्स नंबर 1 के लिए टेम्परेचर पता करो, किसके लिए, पहले इस वेवलेंथ के लिए 700 नैनोमीटर के लिए, ओके। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या, सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 मीटर, कन्वर्जन याद रखो, फिर मीटर है तो मसला ही नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो सिंपल है। तो अब देखो हमारे पास, हम बात करेंगे पहले, सबसे पहले क्वेश्चन में टेम्परेचर पता करना है, इसके लिए टेम्परेचर पता करना है। तो ऊपर रहेगा ये वाली वैल्यू 2.897 इंटू 10⁻³ अपॉन में टेम्परेचर, पहले वाला टेम्परेचर कितना है, 700 नैनोमीटर है, तो 10⁻⁹ मीटर कर देना उसको, राइट है। और इसका जो कैलकुलेशन आएगा आपका, तो वो रहेगा टेम्परेचर। उससे इसका कैलकुलेशन कैसे करना, मुश्किल होता है क्या, नहीं, आसान होगा। ये जो 2 0 हटा दिया अपन ने, तो कितना बन जाता है, 2.897 अपॉन में 7, ठीक है ना। ये 2 0 का हटा दिया अपन ने, तो 10⁻⁻⁹ से हो जाता -7, राइट है। ऊपर -3, राइट है क्या, इन दोनों कैलकुलेशन कर दिए तो ऊपर जाके -4 का +4, 10 का पावर हटा सकते ना, क्या बच गया सर, 2.897 अपॉन में 7,
7 से डिवाइड कर सकते ना, 7 1 इज 7, 0.7 के बारे में 28 पर आता, 7 चौक 28, 0.4 है ना, फिर कितना हो गया यहाँ पर, हाँ तो ऐसे कुछ आंसर आएगा 0.41, तो 0.41 योर आंसर, 10 to power -4, 10 plus 4 सिंपल है। अब उतना कैलकुलेशन एग्जैक्ट लाने की जरूरत नहीं, अपना जो आंसर आ गया छोड़ देना, खत्म, ठीक है ना। तो इसको लॉग टेबल की जरूरत पड़ने वाली भी नहीं है। ये अपना था क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा फिर बतलाओ अपने बोले ने जी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो सब चीजें सही है, सिर्फ टेम्परेचर क्या है, ये वेवलेंथ जो है तो चेंज है 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 10 to power -2 -2 यहाँ से कैंसिल, 10 to power -1 बच गया, राइट है क्या। 3 1 is 3, 0 पॉइंट में हो गया और आंसर 28 से पहले 9 27, 0.9 आगे चलेगा, राइट है ना, सिंपल। सेम फार्मूला ये दूसरे के लिए, तीसरे के लिए सेम फार्मूला, वेवलेंथ चेंज 3 मीटर अपॉन में 3 कर दो, इसको हटा दो -2, ये जो भी रहेगा ऊपर -3 ही रहेगा, इसको कैलकुलेट करो 0.9 में आंसर आने वाला है 0.9, खाली पावर में चेंज होना है, वहाँ पावर -1 था -3 आना। 3 नंबर का ऐसा सिंपल क्वेश्चन कोई छोड़कर आना पसंद करेगा क्या इसको, एक ही फॉर्मूले पर, हाँ ध्यान में रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा और सेम क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एग्जांपल के क्वेश्चन सारे ले रहा हूँ, हाँ क्या क्वेश्चन, अर्थ मीन टेम्परेचर कैन बी अज्यूम्ड, टेम्परेचर T इज इक्वल टू कितना दे दिया 280 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में नहीं लेते, ठीक है ना, केल्विन में कर देते उसको अपन। वेवलेंथ लैम्ब्डा मैक्स इज इक्वल टू b अपॉन में t, कुछ पता करना है, b की वैल्यू पता है 2.879 10 to power -3 अपॉन में टेम्परेचर दे दिया ना 280, राइट है क्या, कर लो ना कैलकुलेशन, आंसर फिनिश। क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, फाइंड दी नो हाउ विल द कर्व द ब्लैक बॉडी रेडिएशन लुक लाइक फॉर दिस टेम्परेचर, फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ तो निकल गई यहाँ से। अब इस टेम्परेचर के अपने को जो वेवलेंथ मिलेंगी उस वेवलेंथ को फिट करके देखने का किस रेडिएशन में डज दिस वैल्यू लाइक, तो अपने कितना मिल रहा है ये आंसर 1.035 मिल रहा है। अब 1.035 10 to power -5 में, हाँ तो ये वैल्यू किसमें देखने का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख लेने का, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद कर लेने का, कौन कहाँ से कहाँ तक की रेंज किसमें है, डज दिस लाई बोला कि वो अपना जो आंसर है उसको देख लेने का वहाँ पर क्योंकि कौन सी वैल्यू में आ रहा है बोलने का, ओके। दिस वैल्यू ऑफ वेवलेंथ लाई इन दी रीजन ऑफ, जो भी रीजन रहेगा, और वो स्पेक्ट्रम में आप पीछे पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आप बाद में देख लेंगे, राइट है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सिंपल, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएट्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है, टाइम दे दिया 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, ना बच्चों 60 सेकंड। बाय द एनर्जी रेडिएट, अरे यार हीट रेडिएट, एनर्जी रेडिएट, हीट और एनर्जी एक ही चीज है, हाँ हीट को एनर्जी कह सकते हैं, तो मतलब हीट रेडिएट पता करना है, ठीक है ना। आर का फॉर्मूला क्या है बोलो, Q अपॉन में 80 वेसी पावर इज इक्वल टू हीट रेडिएट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो हीट रेडिएट पता करना है, एनर्जी रेडिएट मतलब हीट रेडिएट, ठीक है ना। आर की वैल्यू क्वेश्चन में दिया क्या, आर की वैल्यू कैलकुलेट 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दे दिया, टाइम दे दिया 60 सेकंड दे दिया, आर की वैल्यू नहीं दिया क्या, तो यहाँ पर हमारे पास इस फॉर्मूले के थ्रू अपन बिठाना फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है ना, तो फिर आप इसके बजाय हम कौन सा और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वो देखना है। हाँ तो ऐसे हमको जब फॉर्मूला बिठा के देखेंगे फिर पता चलेगा कि वैल्यूज नहीं है, तो फिर सोचना पड़ेगा कोई और फॉर्मूला बैठता है, राइट। स्टेफन्स लॉ क्या कहता है वो, हीट रेडिएट्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हीट रेडिएट्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4 पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो Q अपॉन 80 इज इक्वल टू, यहाँ पर सिग्मा लग जाएगा, वहां पर कांस्टेंट V लगा था, यहाँ पर स्टेफन कांस्टेंट सिग्मा T⁴ एज इट इज। सिग्मा की वैल्यू आज दे दिया होगा क्वेश्चन में, सिग्मा की वैल्यू दे दिया, राइट है। टेम्परेचर की वैल्यू भी दे दिया क्वेश्चन ने, 127 नहीं चलता, टेम्परेचर 127 नहीं चलता, प्लस 273 करना पड़ेगा, राइट है, 400 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में नहीं चलता, उसे केल्विन में करना पड़ेगा, प्लस में 273 ऐड कर दिए तो डिग्री केल्विन में हो जाएगा, ओके डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट टाइम भी आ गया, सभी आ गया, एरिया भी अवेलेबल है, टाइम भी अवेलेबल है, टी भी अवेलेबल है, सिग्मा भी अवेलेबल है, सब अवेलेबल है, क्यों पता करना है, सबको उधर भेजे मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा क्या,
नेक्स्ट, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएट्स इन 1 मिनट। सेम क्वेश्चन ना। ओके, इसके बाद का शायद मेरा ख्याल है 1-2 क्वेश्चन में फिनिश फिर अपना। हाँ, अ स्मॉल blackened solid copper sphere of a radius r is equal to 0.25 no 2.5 centimeter 10 to power minus 2 meter is placed in a evacuated chamber. The temperature of the chamber maintained at okay, temperature कितना दिया 100 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता 100 प्लस 373 केल्विन, राइट। नेक्स्ट, at what rate energy must be supplied? रेट बोल दिया तो d अपॉन dt लगाते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट बोल दिया d अपॉन dt, तो d अपॉन dt मुझे कैलकुलेट, किसका d अपॉन dt? एनर्जी का, एनर्जी मतलब क्यों, रेट बोल दिया d अपॉन dt, किसका रेट? एनर्जी का, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो द कॉपर स्फीयर इज मेंटेन द टेंपरेचर। ओके, पहले जो टेंपरेचर था अपना कितना था 100 डिग्री सेल्सियस था, राइट है क्या। अब उसका टेम्परेचर कितना है, नेक्स्ट टेम्परेचर बताओ 110 डिग्री सेल्सियस है, राइट है। तो कितना हो जाएगा ये 110 प्लस 273 यानी 383 केल्विन, राइट है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। देखते हैं स्टीफन कांस्टेंट बी की वैल्यू दे दिया, सिग्मा की वैल्यू दे दिया, उसने कितना दिया जो भी दिया, ओके, पाई की वैल्यू दे दिया, ओ सारी चीजें हमारे पास। क्वेश्चन का क्या कहना है समझो, द टेम्परेचर ऑफ द चैम्बर मेंटेन एट 100 डिग्री सेल्सियस, चैम्बर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन, ओके। अपने को क्या करना है, स्फीयर का टेम्परेचर 110 करने का है, बढ़ाने का है स्फीयर का टेम्परेचर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हीट जो रेडिएट रहेंगी उसका रेट पता करना है, सिंपल। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाएगा, 2 टेम्परेचर दे दिया, एक तो सराउंडिंग का टेम्परेचर, एक तो बॉडी का टेम्परेचर, 2 चीजें, सराउंडिंग का और दूसरा बॉडी का टेम्परेचर, इतना दे दिया। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। और ऐसा ही क्वेश्चन 2024 के न्यूमेरिकल में आया। कौन सा क्वेश्चन आया, इसके बाद वाला आया, ये फॉर्मूले पे आया। हाँ देख लो सर, क्या है हमारे पास फॉर्मूला बच्चों, अभी हमने पढ़ा था ना, Q अपॉन AT इज इक्वल टू सिग्मा T रेज़ टू 4, राइट है ना। ओके, सिग्मा T रेज़ टू 4 अपने को पता करना है, Q अपॉन T। सर देखो ना यहाँ पर, dq अपॉन dt मतलब q अपॉन t मुझे पता करना है, इधर कौन चलेगा, a सिग्मा t रेज़ टू 4। अब इसको d अपॉन d लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर एक चीज याद रखो रे बच्चों, यहाँ पर जो है ना आप e को भी एडजस्ट कर सकते हैं, e इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, और ये हमेशा फॉर्मूले में लगा हुआ रहेगा, और ब्लैक बॉडी के लिए 1 रहेगा वो, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर नहीं लगा रहे, dq अपॉन dt, क्वेश्चन में दे दिया तो लगाना, नहीं दिया तो छोड़ देना, ठीक है ना। दे दिया तो लगा, नहीं दिया तो, और ब्लैक बॉडी के लिए कितना रहता, अभी पढ़े थे ना एमसीक्यू में, ओके। तो एरिया क्वेश्चन में दिया क्या एरिया सर, रेडियस दे दिया तो एरिया मिल जाता, पाए नो 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 नो, ये क्या है बच्चों, सर्कल है कि स्फीयर है, स्फीयर का एरिया क्या रहता 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर गलत हो जाएगा ना, सर्कल का है वो, स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर इनटू सिग्मा की वैल्यू दे दिया। टेम्परेचर में 2 टेम्परेचर दिया, और मेंटेन करना है 100 से 110, 100 तो ऑलरेडी है टेम्परेचर उसका, मतलब कितना करना है उसको 110 पे मेंटेन करना है। तो सुनो, हमारे पास यानी उसको जो टेम्परेचर में चेंजेस लाना है वो 10 कितना लाना है सिर्फ, तो हम यहाँ पर खामोशी से 10 लिख सकते हैं, राइट है क्या सर। 100 तो टेम्परेचर ऑलरेडी है ना, हम कितना करना है 10 बढ़ाना है, 110 करना है इसको, तो 10 का पावर 4 लिख सकते हैं। लेकिन ये पावर 4 रहने से ऐसा नहीं चलता, पावर 4 रहने की वजह से हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए इसका पूरा सिस्टमेटिक लिखना पड़ता। यहाँ पर क्या था बच्चों, ये सिग्मा था ना, सिग्मा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5.6 इंटू 10 टू पावर, हाँ 5.67 10 टू माइनस 8 है ना, -8, ओके। सिग्मा की वैल्यू इनटू में ये टी का जो टेम्परेचर की जहां तक बात आ रही है, सुनो इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर 2 है, तो टेम्परेचर जो फाइनल है उसमें से माइनस कर देना टेम्परेचर इनिशियल, ठीक है। और दोनों का पावर ही 4 लेना है, समझ रहे हो क्या, ऐसे तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन वो पावर 4 नहीं आता था, तो पावर 4 आने की वजह से क्या करना, दोनों की वैल्यू लेना पड़ेगा, दोनों का पावर 4 करना पड़ेगा, फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सिंपली 4 इंटू 3.14 इंटू आर का स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर, राइट ना, 2.5 का स्क्वायर इंटू 5.67 इंटू 10 टू पावर -8 इन ब्रैकेट ऑफ टी एफ, फाइनल टेम्परेचर अपने को 110 करना था ना, 110 नहीं केल्विन में कहते थे, कितना हुआ था 383,
का 4 माइनस नेक्स्ट 373 का रेस टू 4 राइट है क्या बच्चों। अब ये कैलकुलेशन काफी टफ कैलकुलेशन बन गई तो सर इन सबको मल्टीप्लाई करो, ये तो आसान है 3.14 कैसे करें 12 पॉइंट कुछ 14 56 तो यहाँ पर 12.56 हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई है ना, इजी हो जाएगा ये। 2.5 का स्क्वायर भी तो आसान है ना, हाँ वो भी आसानी से मिल जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना भी आसान है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना भी आसान है। कैलकुलेशन यहाँ मुश्किल है, दोनों को माइनस नहीं कर सकते। पहले क्या करना पड़ेगा 383 को 4 टाइम्स पावर 4 है उसका, तो 383 को अपने को इतनी मरतबा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर जो आंसर आ रहा, फिर इससे मल्टीप्लाई करें फिर जो आंसर आ रहा, फिर इनसे मल्टीप्लाई करें। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कैसा 2 2 जार 4 4 2 जार 8 2 जार, समझ रहे क्या, ऐसा करना पड़ेगा। तो वैसे इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई तो काफ़ी मुश्किल बन जाता। लेकिन जहाँ तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे ना तो उतने ऐसी वैल्यूज नहीं देता कि अपने को हार्ड हो जाए। उन्हें कैसी वैल्यू देता मतलब उन्हें देता यहाँ पर बनता अपना 400, यहाँ बनता 300। जब यहाँ 400 बन गया और दूसरी जगह कितना बन गया 300 बन गया, तो 400 का पावर 4 करना बहुत आसान है। देखो 400 इंटू 400 इंटू 400 इंटू 400 राइट है क्या, 2 0 2 0 2 0 2 0 10 टू पावर 8 है ना, 4 चौक 16 16 चौक 64 64 चौक 256 होगा ना। 300 के लिए फिर माइनस में 300 इंटू 300 इंटू 300 इंटू 300 राइट है, 2 0 2 0 2 0 10 टू पावर 8 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81। अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों को माइनस है ना ब्रैकेट के अंदर, तो फिर 10 टू पावर 8 बाहर निकलेगा 256 माइनस 81 ब्रैकेट बाहर निकलेगा 10 टू पावर 8 इनका माइनस करें और यहाँ पर आ गया ये 5 और 25 में से 8 गया 17 175 10 टू पावर 8। अब आसान होगा ना कैलकुलेशन आगे का। तो एग्जाम में अगर आप अपने को जो आएगा ना क्वेश्चन वो इस तरह से टफ बनाकर ले जाएगा, तो क्या करेंगे सिंपल कर दे, ऐसा प्लस करने लगेगा कि ये वैल्यू जो तो 100 देने के बजाय 27 दे देगा, 27 में 273 ऐड करे तो 300 हो जाएगा, ये 127 दे देगा 400 हो जाएगा। तो एग्जाम में सिंपल आएगा। लेकिन इन केस एग्जाम में सिंपल नहीं भी आया, यहाँ तक तो सॉल्व कर सकते, इसके बाद का कैलकुलेशन में जगह छोड़ देना, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चल जाना। जब टाइम बचेगा फिर दोबारा आना इसी कैलकुलेशन करते बैठना। यार कैलकुलेशन करना तो 7th 8th का पार्ट है ना, लॉग बुक सीख लिए तो और बेस्ट है, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं कि लॉग बुक से जल्दी काम हो जाने वाला है, समझ रहे हो। डिवाइड करना लॉग बुक से आसान रहता, मल्टीप्लाई करने में कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई लॉग से करने की जरूरत भी नहीं, अपना अपना मल्टीप्लाई भी कर ले चलता। डिवाइड करते वक्त लॉग की जरूरत पड़ती है अपने को, क्योंकि डिवाइड करना थोड़ा सा टफ काम रहता। लेकिन एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल, मैं कहता हूं कि 100% न्यूमेरिकल में से 2% या 3% न्यूमेरिकल ऐसे रहेंगे जिसमें लॉग की जरूरत पड़ती है, बाकी न्यूमेरिकल अपने हाथ से रफली कैलकुलेट हो जाते हैं, क्योंकि वो वैल्यू ऐसी बना कर देता है। पेपर देखो ना सॉल्व करके, खाता समझ में आएगा मुश्किल कैलकुलेशन की है क्या, कोई पर भी नहीं आते, समझ रहे वैल्यूज को चलेंगे, लेकिन हम लोगों को सीखना चाहिए। सर एग्जाम में न्यूमेरिकल कितना मार्क्स है? 40% न्यूमेरिकल 60% थ्योरी, 100% में से 40% न्यूमेरिकल 60% थ्योरी। 60% थ्योरी के अंदर एमसीक्यू भी है, 60% थ्योरी के अंदर डेरिवेशंस भी है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है। आता ना 1-2 न्यूमेरिकल बन जाते हैं वहां पर भी, समझ रहे। थ्योरी का मतलब बच्चे क्या समझ रहे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन परफेक्ट ब्लैक बोर्ड की तरह नहीं। किरचॉफ्स लॉ भी क्या है, थ्योरी है, उसका डेरिवेशन भी थ्योरी है, समझ रहे। मेयर्स रिलेशन भी थ्योरी है, न्यूमेरिकल एक अलग सेक्शन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। एनर्जी इमिटेड फ्रॉम अ होल इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट द रेट 20 वैट, वैट दे दिया मतलब Q/T, जूल अपॉन सेकंड वैट होगा, तो ऊपर जूल नीचे सेकंड वैट, Q/T दे दिया उसने, हाँ याद रखो, वैट बोल दिया तब भी याद रखना Q/T, रेट ऑफ भी बोल दिया, रेट ऑफ हीट रेडिएट्स, एनर्जी रेडिएट्स, तब भी Q/T, बात याद रहेंगी नहीं। ओके, तो यहाँ पर कितना है 20 वैट। When the temperature of the furnace 727 डिग्री सेल्सियस, मतलब प्लस में 273 ऐड कर देंगे तो टेम्परेचर बन जाएगा 4 या 1000 क्या सर 727 है, प्लस में 273 ऐड कर दिए तो कितना हो गया 1000। व्हाट इज द एरिया ऑफ द होल
होल का एरिया पता करना है ए, सिंपल। स्टेफन कांस्टेंट सिग्मा भी क्वेश्चन में आपने को दे दिया 5.67 रेडियस टू पावर -8 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर पर ओके केल्विन रेज़ टू 4 ओके, ये आ गया पूरा सिग्मा। अब पता क्या करना है मुझे बच्चों, पता क्या करना है बोला क्वेश्चन में, एरिया। फॉर्मूला तो भी पता है ना, Q अपॉन A T इज इक्वल टू सिग्मा T रेज़ टू 4। एक ही टेम्परेचर दिया ना, दो टेम्परेचर दिया तो डिफरेंस करने की जरूरत है नहीं, है ना, या फिर माइनस से डिफरेंस, जीरो से डिफरेंस कर सकते हैं, जीरो का पावर 4 भी जीरो होता है। तो सिंपली Q अपॉन T कितना दे दिया, ऑलरेडी दे दिया उसने अपने को, कितना दिया Q अपॉन T 20 अपॉन में A बच गया, Q अपॉन T की जगह 20 लिख दिया, अपॉन में A जैसे इज इक्वल टू सिग्मा वैल्यू 5.67 टेन टू पावर, कौन है यहाँ पर पहचान का है बेटा, तू क्या कर ऊपर से चार्जर लेकर आ, नहीं तो बंद हो जाएगा फिर आज की पीपीटी और गई तुम्हारी, ठीक है। 5.67 टेन टू पावर दिया ना उसने, यहाँ दिया ना -8 इंटू टी रेज़ टू 4 कितना दिया, 1000 का पावर 4, कितना आसान हो गया ना, कितना, हाँ तो ये 3 0 है, तो आप 3 0 क्या करेंगे, पहले उसको 4 टाइम्स लिखेंगे तो 3 3 3 3 यहाँ पर हो गए पूरे 1000 का पावर 4। तो यहाँ पर हमने कैसे लिखा, फिर इसको एरिया निकालना है तो एरिया उधर भेज देते हैं और बाकी सबको इधर ला लेते हैं डिवाइड में, राइट है ना। ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, एरिया पता करना है क्वेश्चन के अंदर है बच्चों। तो ये 1000 का पावर 4 है, तो कैसे करेंगे इसको, 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 4 टाइम्स लिखते हैं ना, तो ये 3 0 3 0 3 0 3 0 टेन टू पावर 12 और 1 का पावर 4 1 ही होता है, तो 1 इंटू टेन टू पावर 12 हो जाएगा। तो अपने को ए निकालना है, तो ए को उधर भेजेंगे, बाकी सबको डिवाइड भेजेंगे, आंसर लाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। आंसर आ 3.4 इंटू पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। किसी सेशन लॉग टेबल ले लेंगे, आप लोग कैलकुलेशंस आ जाने चाहिए करना, लॉग टेबल से भी मैं सिखा दूंगा, बहुत आसान लॉग टेबल, हार्ड चीज़ नहीं है कोई, एक 10 मिनट के सेशन में सीख जाएंगे आप उसको, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी ये न्यूमेरिकल्स करने के लिए आप लॉग की वजह से पीछे रह रहे, ऐसा नहीं होना, आपने आखिरी आंसर तक लाना, कैलकुलेट जितना हो रहा उतना करना, जब लॉग की जरूरत पड़ती वो स्टेप पे छोड़े तो आधा नंबर कटेंगे, और क्या होगा, पूरे ऊपर के तो नंबर फिक्स है ना कैलकुलेशंस के। यही क्वेश्चन था जो आपको 3 मार्क के लिए 2024 में पूछा गया। देखो सबसे आसान, कि उसने क्या आसानी करा था इस क्वेश्चन के अंदर वो भी सीख लो। हाँ, कंपेयर द रेट ऑफ लॉस, देखो ना रेट बोल दिया मतलब डी बाई डी टी ना, डी बाई डी टी। अब किसका लॉस, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का लॉस, रेट बोल दिया डी बाई डी टी है ना, हीट बोलो एनर्जी बोलो कुछ ही बोलो, तो डी बाई ये होगा डी क्यू बाई डी टी। आगे बच्चों आगे ये पता करना है ना, हाँ फ्रॉम ओके, टेम्परेचर दिया स्फीयर का, ओके स्फीयर का टेम्परेचर कितना है 827 प्लस 273, ये हो गया 1100 केल्विन। नेक्स्ट टेम्परेचर और दूसरा किसका दिया, विद द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सेम स्फीयर ऑफ, अच्छा एक टेम्परेचर दे दिया हमारे पास किसका, देखो बच्चों सुनो, कंपेयर करना है हीट का लॉस, एक बॉडी ये है इसका सराउंडिंग के साथ, और दूसरी बॉडी है, बॉडी 1 को ले तो बॉडी 1, बॉडी 2 को ले तो बॉडी 2, उसका टेम्परेचर 2, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर कितना है 427 प्लस 273 700 केल्विन, राइट ना। नेक्स्ट इफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, मतलब बाहर करते हो, सुनो ये डायग्राम ऐसे है समझो, इसका टेम्परेचर जो है आपके पास ये है, इसका टेम्परेचर ये है, अरे सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो है 273 क्या 27 है, तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग को मैं लेता हूँ, ठीक है ना, कितना है 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300, राइट है क्या। कंपेयर करना है, ये पहले वाले के लिए 1 ले रहा हूँ, दूसरे वाले के लिए 2, तो कैसे बनेगा देखो फॉर्मूला एकदम सिंपल, हाँ डी क्यू बाई डी टी अपॉन में डी क्यू बाई डी टी, ये 1 के लिए और ये 2 के लिए इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला था Q अपॉन ए टी इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज़ टू 4, इस फॉर्मूला था ना, ध्यान से देखो Q
अपॉन टी इज इक्वल, ये ए इधर चले गया, सिग्मा टी रेज़ टू 4, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन, कंपेयर करना मतलब रेशियो पता करना। क्वेश्चन में कभी भी याद रखें, कंपेयर करो बोला कि रेशियो मालूम करना है, तो इसका और उसका रेशियो पता करना है। पहले वाले स्फीयर का कितनी हीट लॉस हो रही, दूसरे वाले स्फीयर की हीट लॉस कितनी हो रही। हीट लॉस ही ना, जरा इसके इसमें देखो जरा, हीट लॉस नहीं होंगी तो क्यों सर, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है 1100, बाहर वाले का 300, उधर से हीट लॉस इधर होंगी, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है 700, इसका 300, तो हीट लॉस हो जाएंगी। हीट लॉस होना मतलब रेडिएट होंगी ना, रिलीज होंगी, हीट लॉस हो रही, ऐसा बोलते हैं। गेन कब हो रही, एब्जॉर्ब हो रही तो गेन हो रही बोलते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली तो हमको यहाँ पर वो पता करना है। तो मैं क्या बोलता आपको, एग्जाम में याद रखो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये देखो, सिग्मा ए टी रेज़ टू 4 अपॉन सिग्मा ए टी रेज़ टू 4, राइट है ना। एरिया सेम है दोनों का, यहाँ बोला क्वेश्चन में क्या बोला, सेम है दोनों स्फीयर, सिग्मा सेम है, कांस्टेंट है ना, दोनों कैंसिल, क्या बचा सिर्फ टी रेज़ टू 4 टी रेज़ टू 4, राइट, ठीक है। तो एग्जाम बस आपने इतना सब करते बैठने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जब रेट ऑफ लॉस बोला तो टी रेज़ टू 4 अपॉन में टी रेज़ टू 4 लेने का, बस टेम्परेचर से कैलकुलेट करने का, डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी, क्योंकि सिग्मा ए दोनों सेम है, एरिया भी सेम है स्फीयर का और सिग्मा भी सेम है, ओके। अब टी रेज़ टू 4 जो दिया उसने, यहाँ माइनस में टी नॉट माइनस में टी नॉट, भाई चेंज आ रहा ना हीट का, किससे हो रहा चेंज, बाहर के टेम्परेचर से बड़े टेम्परेचर का, राइट है ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर, तो रिलीज देखो ये हीट अपने 1 की है, ये 2 की है, इन्हें इसका डिफरेंस निकालेंगे सराउंडिंग के साथ, इसका डिफरेंस निकालेंगे सराउंडिंग के साथ, तो इसका पावर 4 हो जाएगा, बॉडी 1 का टेम्परेचर रिलीज हो रहा, बॉडी 2 का टेम्परेचर रिलीज हो रहा, ये डिफरेंस हो गया, राइट, ठीक है, ओके। अभी देखो बिल्कुल आसान, T1 कितना था अपने पास 1100 ना, रेज़ टू 4 माइनस T नॉट 300, बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 रेज़ टू 4 अपॉन में, हाँ 700 रेज़ टू 4 माइनस में 300 रेज़ टू 4। कैलकुलेशन कितने आसान बनते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसके कैलकुलेशन कितने आसान बनते हैं बता रहा हूँ। हाँ देखो 1100 रेज़ टू 4 है, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, राइट है क्या, 11 टाइम्स 11 आ गया, एक पावर ऐसा बन सकता है 11 इंटू 100, यहाँ लिख सकते क्या अपन, क्योंकि 1100 बोल तो 11 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1100 हो जाता है, रेज़ टू 4 माइनस में 3 इंटू 100 रेज़ टू 4, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना, अपॉन में 7 इंटू 100 रेज़ टू 4, क्योंकि 700 100 इंटू 700 है ना, माइनस में फिर यहाँ कितना 3 इंटू 100 रेज़ टू 4, राइट, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन यहाँ पर, फिर क्या करेंगे यहाँ पर, ये पावर सबको ओपन कर देंगे, 11 का पावर 4 इंटू में 100 का पावर 4, राइट है, अपॉन में ये भी वही होने वाला है ऐसे जो कर रहे थे अपन, माइनस में 3 का पावर 4 इंटू में 100 का पावर 4 अपॉन में 7 का पावर 4 इंटू में, पावर खोल रहे हैं 100 का पावर 4 माइनस में 3 का पावर 4 इंटू में 100 का पावर 4, जिसको नहीं समझ रहा उसके लिए समझा रहा, ठीक है। ये टेंस टू ये 100 का पावर 4 100 का पावर 4 कॉमन निकल जाता है इधर, और यहाँ से भी, तो सारे 100 का पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे, जब इनसे कॉमन निकल इधर आया, इनसे कॉमन निकल इधर आया, कितना आसान बन गया। अब 11 रेज़ टू 4 कितना हो जाएगा, 11 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 टाइम्स, राइट है ना, करना तो पड़ेगा 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। मुझे समझ में आ रहा है कि आप जब ऐसा लिखेंगे तो देखो इसके लिए आसानी, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और भी आसान है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स ना, सिंपल। 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 121 इंटू 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 121 अपॉन में 7 इंटू 7 49 इंटू 7 इंटू 7 49, फिर माइनस में 3 तिया 9 तिया 27 तिया 21, नीचे भी 21, राइट, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लाई करने की जरूरत इन दोनों को पढ़ के नहीं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे साइड में, इनका मल्टीप्लाई करेंगे साइड में, और जो भी अपने आंसर्स आएंगे वो क्या आएंगे देखो, इनके मल्टीप्लाई करने के बाद एक बनेंगे आप पास 14641, 14641, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद 14641 14641, ठीक है, माइनस 81 अपॉन ये 49 49 का मल्टीप्लाई करने में क्या आ रहा था, देखा आप लोगों ने 2401,
हाँ ऊपर का दिख रहे हो 240 24 माइनस में 81, ठीक है ना। अब इसको माइनस करेंगे और इसको माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा कम से कम वो हमारा फाइनलाइज आंसर रहेगा। अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड करना, नहीं होता छोड़ देना, ठीक है ना। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन जी कर सकते हैं। जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं ना, यहाँ पर जैसा ब्रैकेट बना देने का, ऐसे यहाँ लिखते हैं रफ कैलकुलेशन, पीछे के पेज पर लास्ट पेज पर जाके नहीं करते बैठने का, वहीं बच कर देने का। भाई हमको ये सोल्यूशन करने के लिए कैलकुलेशन की जरूरत है, तुम्हारे पास कैलकुलेटर होगा, हमारे पास थोड़ी है, समझ रहे कि नहीं। हमको यहाँ पर करना पड़ेगा, हम पीछे का पेज जाकर टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। और यहाँ का सामने देखेंगे या कैलकुलेट करेंगे लिखेंगे। और स्टैंडर्ड मेथड भी ये है, एग्जाम भी आपको ऐसे अलाउ करता है कि आप क्या करो, साइड में आप रफ कैलकुलेट करो, प्लस करना है प्लस करो, जो आंसर यहाँ करो, मतलब इसको डिस्टर्ब ना करो खाली बस। और ऐसा बॉक्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बना दिए तो उसको और लगता है कि हाँ सेपरेट कैलकुलेशन लगता है उसको, ऐसे लॉग वगैरह जो भी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आखिरी वाला स्टार वाला, राइट। इसके बाद खत्म हो गया, 2 क्वेश्चन बचे हुए, ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, आपको होमवर्क देता हूँ, राइट है। सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं तो एक क्वेश्चन होमवर्क चलता है, लेकिन उस डेटा निकाल देते हैं, क्या पता करना है, ठीक है ना। 60 वैट Q/T, वैट मतलब 60, filament losses all its energy by the radiate from the surface, the emissivity is देखिए कितना दिया 0.5, the area of the surface 5 × 10⁻⁻⁵ में 5 मीटर स्क्वायर, find the temperature of filament। अब सुनो रे बच्चों, आपके पास जो फॉर्मूला है ना Q/AT इज इक्वल टू सिग्मा T⁻, मैंने बोला इमेजिविटी जब दे दिया ना क्वेश्चन में, इमेजिविटी दे दिया तो ई लगाना बोला ना, बोला था ना अभी परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए बन, अब दे दिया क्वेश्चन में तो ई मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर 0.5 दिया उसने, तो Q/T क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। एरिया उधर भेज दो, मुझे पता है टेम्परेचर पता करना है ना, एरिया इधर भेज दिया सिग्मा ई T⁻4, ये सारे वैल्यू है अपने पास दिया क्वेश्चन में, ये वैल्यू अपने क्वेश्चन में दे दी 60, इमेजिविटी दे दिया क्वेश्चन में, एरिया दे दिया क्वेश्चन में, ओके ना। और सिग्मा वैल्यू कांस्टेंट है 5.67 10⁻⁻8, तो ये सब हम डाल दिए, T⁻4 निकालना है। अब सर T⁻4 निकालना कैसे, ये काफी मुश्किल काम है ना, मैं समझाता हूँ, बहुत आसान है। T⁻4 करना है, अगर आंसर आ रहा है आपका 64, सपोज करो 64 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, इसका T⁻4 करना है अपने को, तो कैसे करना देखो, T⁻4 के 2 टुकड़े कर देना, T² चलता क्या ऐसे, राइट है ना, T², या फिर ऐसे समझो कि जब हम इसको 4 को उधर भेजें तो रूट में क्या होता है 64, तो ये 4 था ना, तो यहाँ पर जो पावर रहेगा अपना 1/4 आ जाएगा, 1/2 बजा 1/4, तो ऐसे लेते इसको, रूट हटा डालते हैं, ये 64 और ये हो जाता है 1/4, ठीक है ना, ओके जी। कटेगा नहीं, ऐसे तुम सोचो कटेगा बोलकर, नहीं कटेगा ऐसे, याद रखो। तो T इज इक्वल टू, अब क्या करना सुनो, ये 64 अपन इसको 1/4 का कैलकुलेशन हमारे लिए टफ है, तो क्या कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाता है, ऊपर 2 और नीचे नहीं, ऐसे नहीं, सुनो ना 1/2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं क्या, 1 ये तो 1 हो जाता है ना, 1/2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं 1/4 के लिए, तो यहाँ पर 1/2 इंटू 1/2 लिख दिया, तो 1/4 हो जाता है। अभी नहीं समझ रहे क्या, इस तरह से। फिर क्या करना, हमको एक केस पता है कि ये दोनों के पावर्स क्या 1/2 है, तो अभी क्या है 64 को रूट में ले लेना, ये 1/2 कैंसिल हो गया, लेकिन अभी 1/2 बचा हुआ है, तो फिर 64 को बाहर निकाले तो 8 हो जाता, फिर 1/2 बचा हुआ है, फिर रूट लगेंगे कि 1/2 कैंसिल हो गया, फिर इसका निकालेंगे आंसर, तो अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 का स्क्वायर रूट लॉग टेबल से देख लेने का, इससे नहीं आएगा अपने को, स्क्वायर रूट में 8 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट मिलता, 8 पे 0 पे देखने का, बहुत आसान है। कल लॉग बुक लेके आना, लॉग बुक पहले 10 मिनट सिखा सबने लेकर आना कल, तो इजी कैलकुलेशन था ना, ये भी समझा दिया मैंने आपको। अच्छा, इसके अंदर क्या दे रहे बच्चों, देखो हाँ, 2 हमारे पास यहाँ पर प्लैनेट है क्या, नहीं, एक सन है जिसका 6000 केल्विन टेम्परेचर है उसके सरफेस का, सन के सरफेस का,
फाइंड आउट द साइज ऑफ द वर्चुअल स्टार इन टर्म ऑफ द साइज ऑफ द सन। अच्छा, सन का जो साइज है उसके साइज के हिसाब से अपने को टेम्परेचर इसका स्टार का एक वर्चुअल स्टार है उसका अपने को साइज पता करना है। हु सरफेस टेम्परेचर, अच्छा दोनों का देखो, सन का दे दिया टेम्परेचर 6000, स्टार का दे दिया 3000, इजी है। एंड पावर रेडिएट्स बाय द वर्चुअल स्टार इज 25 टाइम्स ऑफ द पावर रेडिएट्स बाय द सन। पावर रेडिएट Q अपॉन T, पावर रेडिएट्स, पावर किसको बोलते हैं? Q अपॉन T बोलते हैं ना, ऊपर जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड मतलब पावर रेडिएट्स, Q अपॉन T दे दिया उसने। Q अपॉन T ऑफ किसका दिया उन्होंने? स्टार का। कितना है? 25 टाइम्स ऑफ, ये पूछे क्वेश्चन, हाँ इसको लगा दो थोड़ा सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलकर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Q अपॉन T ऑफ सन, नहीं ये स्टार नहीं बोला, पहले सन बोला ना, फिर स्टार, राइट है क्या? एंड द पावर रेडिएटेड बाय द वर्चुअल स्टार, स्टार का पहले बोला बेटे ना, तो स्टार यहाँ आएगा, इस 25 टाइम्स ऑफ सन है क्या? हाँ ओके। ट्रीट बोथ, दोनों को ब्लैक बॉडी कंसीडर करना है, तो E इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन में पता क्या करना है अपने को इनका, बोलो। नो नो नो, साइज, हाँ कंपेयर करना है शायद। फाइंड आउट द साइज ऑफ द वर्चुअल स्टार, वर्चुअल स्टार का अपने को साइज पता करना है इन टर्म ऑफ साइज ऑफ सन, मतलब सन के साइज के हिसाब से उसका साइज कितना है, 1/4 टाइम्स है, 1/2 टाइम्स है, या 4 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, बराबर है ना, उसमें चेंज तो नहीं हुआ, ठीक है ना, इतना समझा रहा है क्या? तो ये हमारे पास पावर था, तो पावर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अभी बतलाओ, अभी निकाल लेते ना, Q अपॉन AT इज इक्वल टू सिग्मा T रेज़ टू 4, E लगेगा, E लेकिन 1 है, छोड़ दो, तो Q अपॉन T अवेलेबल है, तो Q अपॉन क्या A यहाँ पर आ जाएगा, सिग्मा T रेज़ टू 4 इज इक्वल टू A आ जाएगा सिग्मा T रेज़ टू 4, समझ रहे क्या? इजी है। तो इसके लिए एरिया स्टार का, सन स्टार सब एक ही हो जा रहा है यहाँ पर, तो स्टार को ऐसे स्टार मान लेता हूँ, स्टार, और इसको सन को ऐसा राउंड कर लेता हूँ, राइट है क्या? सिग्मा तो कैंसिल है, वो कांस्टेंट रहने वाला है ना। ये समझा क्या रे? कैसे पुट करे तो मैच कराते यार, सिर्फ आ रहा है समझ में? Q अपॉन T पावर रहता, ठीक है ओके। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्टार अपॉन में एरिया ऑफ सन, ये दो रेशो कर दिया मैंने, तो ये इधर गया, राइट है ना। तो सन का कितना टेम्परेचर जल्दी बोलो क्वेश्चन में, रेस टू, और ये रेस टू, देखो वैसे भी 3000 कैंसिलेशन होने वाला है, होल पावर 4 कर दिया, तो आप 6 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई, 6 4 मरतबा अपॉन में 81 होता है क्या इसका, 3 का 81 होता है ना, अभी करेंगे दफा अपन 6 चौक 24, 6 के 36 इंटू 36 करना पड़ेगा, राइट है क्या? अपॉन में 81, कैंसिल कर सकते 3 से, इसको 9 से कर सकते हैं, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 ना है 81, ओके 9 का 9 चौक 36, सही है बच्चों? ये मैं जो सही करेगी नहीं कैलकुलेशंस, देखो पावर्स कैंसिल हो जाने वाले, ये पूरा सब कैंसिल हो जाने वाला है, 10 टू पावर जो भी रहेगा, तो अब सिर्फ अपने को 6 को देखना है और 3 को देखना है, तो 6 के 36 था, तो 36 लिखा मैंने। अच्छा यहाँ भी कैलकुलेट, यहाँ पर आसानी से हो सकता है ना, तुम सही कर रहे हो। उनका क्या कहना था कि सर जब पावर कैंसिल कर रहे तो इसको भी कैंसिल हो, 3 1 और 2 है ना, एक ही ब्रैकेट में सिंपल, वो भी सही है। हाँ तो ये पावर 1 छोड़ दो, इसको इनसे ऊपर गया नहीं, ऊपर बचा 2 का पावर 4 16, ठीक है ना। ये क्या मिल गया अपने को, एरिया ऑफ स्टार अपॉन में एरिया ऑफ सन, ठीक है, इज इक्वल टू 16 मिला अपने को। लेकिन अपने को किसके फॉर्म में करना है बच्चों, उसके रेडियस निकालना पड़ेगा ना, ये एरिया से पता चलेगा, मिल गया अपने को, स्टार का एरिया 16 टाइम्स है सन के एरिया से, ये पता चल गया अपने को। लेकिन अगर रेडियस के फॉर्म में करना है तो दोनों भी स्फीयर है ना, दोनों कैसे बच्चों, स्फीयर है, तो स्फीयर में कैसे करेंगे। अच्छा यहाँ पर एक टर्म था देखो 25, वो मैं छोड़ दिया, 25, यहाँ पर 25 था टर्म एक, है ना, कैंडिडेट 25 चलते आ रहा है, तो मैंने डायरेक्ट इनको सोल्यूशन करा, ये 25 को लिखना भूल गया था, तो मसला नहीं है ना।
तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्टार इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ 16 एरिया, ठीक है ना, वो 25 चलता है यार कंटिन्यू। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एरिया ऑफ स्टार इज इक्वल टू 25 इंटू 16 कितना हो रहा है, 25 इंटू 16 कितना होता है, 16 पंजे 80, राइट, 16 दूनी 32 और 8 400, वेरी गुड, ये हो गया 400 और एरिया ऑफ सन। अच्छा स्टार की शक्ल में देखना है तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 400, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल, स्क्वायर है ना, तो इसका ये रहेगा स्टार और ये रहेगा ओके सन। तो क्या हो जाएगा बेटा ये स्टार और सन, तो मैं यहाँ पर इसको प्लेस कर दे रहा हूँ, आपको समझ तो रहा ना, ओके। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट इसको भी ले लिए, इसको भी ले लिए, इसको भी ले लिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आर ऑफ स्टार, अब अच्छा लिखेंगे, हाँ अभी तक बहुत करेंगे, 400 जब बाहर निकलेगा तो 20 होगा, और सन का कितना हो जाएगा 20 टाइम्स ऑफ सन, के लिए सन भी लिख देते हैं, ऐसे करना है इसको सॉल्व। पूरे न्यूमेरिकल खत्म हुए, कोई न्यूमेरिकल नहीं छूटा, एग्जाम्पल का नहीं छूटा, एक्सरसाइज का नहीं छूटा, सभी खत्म हो गए। अब इस चैप्टर के 6 मार्क के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक डायग्राम्स, एक्सप्लेनेशन, 1 नंबर के क्वेश्चन, एमसीक्यू में कैसे पूछ सकता, सब कुछ हो गया। अगर आप ये 2 लेक्चर अच्छे से कर लिए, 2 लेक्चर मतलब मैं जो इसको बिल्ड करने वाला हूँ, कल का लेक्चर आज का लेक्चर जो प्लस करने वाला हूँ, वो प्लस करके डायरेक्ट 1 लेक्चर आज कर डालने वाला हूँ 2 आवर्स का कल। हाँ वीडियो स्टॉप स्टॉप हो गया ना, चलो अच्छा स्टॉप कर दो, हो गया ना।